लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हम लोग क्या पढ़े थे? किसी को याद है? हाँ, राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन? ठीक, हम लोग प्रभाकर वर्धन के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम लोग प्रभाकर वर्धन के बाद वर्धन राजवंश की राजनैतिक स्थिति या राजनैतिक इतिहास कैसा रहा इसके विषय में देखेंगे। आपने पढ़ा होगा प्रभाकर वर्धन के संदर्भ में हमने बताया था कि प्रभाकर वर्धन, यदि हम हर्षचरित्र ठीक से पढ़ते हैं तो हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन के उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कुछ क्षेत्रों का विजेता उसे कहा है। जैसे हूणों का विजेता, हूण हरिण केसरी कहा गया उसे। ठीक है, सिंधुराज जो सिंधु क्षेत्र का विजेता। अब हूण की स्थिति आप देख सकते हैं, ये दिल्ली और पंजाब का जो हिस्सा है उन क्षेत्रों में हूणों का राज्य था। तो हो सकता है हूणों को पराजित करने के लिए थानेश्वर से उसने पंजाब पर आक्रमण किया हो, हूणों को पराजित किया हो और पंजाब का वह क्षेत्र जो है उसे अपने शासन के अंतर्गत ले आया हो। सिंध यानी कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र आप देखते हैं, वर्तमान समय में जिस क्षेत्र को दक्षिणी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में उसे सिंध के नाम से जाना जाता था। सिंध का यह क्षेत्र प्रभाकर वर्धन द्वारा विजित किया गया था, जैसा कि हर्षचरित्र में उल्लिखित है। उसके अलावा गुर्जर का क्षेत्र, गुर्जर मतलब गुजरात का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, प्राचीन साहित्यों में इस क्षेत्र को गुर्जरत्रा नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, यह गुर्जर का क्षेत्र। मालव क्षेत्र, मालव लक्ष्मी लता परशु कहा गया, यानी कि मालव रूपी लता के लिए परशु के समान था। कौन? प्रभाकर वर्धन। मालवा का क्षेत्र क्या है? ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जिसे मालवा कहा जाता है। इत्यादि क्षेत्रों का विजेता था कौन? प्रभाकर वर्धन। अब इन सभी क्षेत्रों की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें, मैप में इसे इंडिकेट करें, तो प्रभाकर वर्धन के समय तक वर्धन साम्राज्य के विस्तार को आप समझ सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन ने अपने शासन काल के दौरान अपने राज्य में या अपने राज्य की सीमा में कितनी वृद्धि की, किन किन क्षेत्रों को जीतकर उसमें समाहित किया। पंजाब का क्षेत्र, दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र मान लीजिए, थानेश्वर का क्षेत्र इनका था ही। ठीक है, यानी कि हरियाणा का क्षेत्र जो है वो थानेश्वर का क्षेत्र है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पूरा का पूरा हो गया। सिंध, गुजरात, गुजरात का सिंध का मतलब आप राजपूताना और सिंध दक्षिणी पाकिस्तान ये मान सकते हैं। गुर्जर यानी कि गुजरात का क्षेत्र मान सकते हैं। मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र मान सकते हैं। इतने बड़े टेरिटरी में, इतने बड़े क्षेत्र में प्रभाकर वर्धन ने अपनी सत्ता का विस्तार किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला शासक है जिसने न सिर्फ साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया, अपितु वास्तविकता में अपने साम्राज्य की सीमाओं में अभिवृद्धि भी की। ठीक है, 603 अथवा 604 ईस्वी के आसपास प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। प्रभाकर वर्धन के बाद कुछ समय के लिए वर्धन वंश में बड़े नाटकीय घटनाक्रम संपादित हुए। आप देखेंगे वर्धन वंश के इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले जितने भी प्रमुख स्रोत हैं, चाहे वो बाणभट्ट का हर्षचरित्र हो, चाहे वो वेदसांग द्वारा लिखा गया CU की हो, चाहे वो बसखेड़ा अथवा मधुबन अभिलेख हो, व्हाटएवर, जो कोई भी सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इन सभी स्रोतों से हमें ठीक जानकारी नहीं मिलती है कुछ समय के लिए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुई। प्रभाकर वर्धन के बाद जो अगला व्यक्ति है जो लीड करता है इस वर्धन वंश को, वो है राजवर्धन। ठीक है, कहा जाता है
कि प्रभाकर वर्धन जब वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, अशक्त हुआ, राज्य संचालन में जब अक्षम हुआ, तो बड़ा बेटा कौन था प्रभाकर वर्धन का? राज्यवर्धन। नियम के अनुसार और परंपरा के अनुसार प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी होता कौन? राज्यवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन तो छोटा भाई था। तो हुणों के आतंक को दबाने के लिए ऐसा लगता है कि प्रभाकर वर्धन के द्वारा यह पंजाब का क्षेत्र हुणों से छीन लिए जाने के बड़े वर्षों बाद हुणों ने फिर से उपद्रव किया वहां पे, और उस विद्रोह को दबाने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा। ठीक है, जो कुछ छोटे साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर यह बता रहा हूं। राज्यवर्धन सेना के साथ हुणों के इस विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी से निकला, थानेश्वर से निकला। बाणभट्ट के हर्षचरित में लिखा है कि हर्षवर्धन ने भी अपने भाई का अनुगमन किया, यानी कि एक तरफ राज्यवर्धन सेना लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे हर्षवर्धन भी चल पड़ा। लेकिन हिमालय की उपत्यकाओं में पहुंचकर, हिमालय की घाटियों में पहुंचकर, हिमालय की सुरम्य वादियों में पहुंचकर बाल सुलभ आकर्षण के कारण हर्षवर्धन रुककर रास्ते में शिकार खेलने में मस्त हो गया। ये कहां कहा गया है? बाणभट्ट के हर्षचरित, कि अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का अनुगमन तो किया हर्षवर्धन ने, लेकिन रास्ते में बाल सुलभ आकर्षण के कारण वो हिमालय की वादियों में, हिमालय की उपत्यकाओं में शिकार खेलने में तल्लीन हो गया, यानी कि भाई का साथ छूट गया। जब भाई का साथ छोड़ना ही था तो भाई के साथ निकलेंगे, और जब युद्ध जैसे संजीदा मोर्चे पे तुम जा रहे हो तो बाल सुलभ आकर्षण का प्रश्न कहां से पैदा होता है? ठीक है, ये बात तो जरा दिमाग में रखिएगा। आगे इस बात का आप समझेंगे कि ये सारी चीजें क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, और हर्षवर्धन वहीं से, सॉरी, राज्यवर्धन वहीं से आगे बढ़ जाता है हुणों को दंडित करने के लिए। इसी बीच थानेश्वर से एक दूत आता है, भागता भागता दूत आता है संदेशा लेकर के। तो हर्षवर्धन तो रुक गया था, राज्यवर्धन आगे चला गया था। दूत मिलता किससे? हर्षवर्धन से दूत मिला, और उस दूत से यह समाचार ज्ञात हुआ कि आपके पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है, मरासन स्थिति में पड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। हर्षवर्धन को जैसे ही यह सूचना मिली, फटाक से वहां से घूम के चला, शिकार खेलना बंद, वहीं से मुड़ा और कहां चला गया? पिताजी के पास, थानेश्वर। जबकि उसको करना क्या चाहिए था? भाई का साथ दे चाहे न दे, भाई तक यह सूचना पहुंचानी चाहिए थी, पहुंचानी चाहिए थी ना। लेकिन भाई तक यह सूचना पहुंचाए बिना हर्षवर्धन क्या करता है? थानेश्वर वापस आ जाता है। इसको भी दिमाग में नोट किए रखिएगा, आगे काम देगा घटनाक्रमों को समझने के लिए। थानेश्वर लौट के आता है हर्षवर्धन, तो देखता है कि पिता मृत शैया पर पड़े हुए, बिल्कुल मतलब अब दिया भटका रहा है, कब वो बुझ सकता है ना, उस स्थिति में पहुंच गए थे प्रभाकर वर्धन। तो देखता है कि पिता मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। प्रभाकर वर्धन आंख खोल के देखते हैं हर्षवर्धन को, तो कहते हैं उससे कि हे पुत्र, मेरे बाद इस पृथ्वी का तुम पालन करो। एक तरीके से उसे वो राजा मनोनीत कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे बाद इस वंश के राजा के रूप में तो शासन करो। जबकि राज्य का वैध उत्तराधिकारी कौन है? ये बात हमें कहां लिखी हुई मिल रही है? हर्षचरित में। हर्षचरित कौन लिखा? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का, यानी कि हर्षवर्धन के खर्चे पर पलने वाला एक कवि था। इस बात को भी नोट किए रखिएगा कि बाणभट्ट लिखता है कि हे आर्य, तुम योग्य हो, पृथ्वी का शासन संभालो, और इतना कहकर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि राजा कह चुका है पृथ्वी का पालन करो, शासन संभालो, राज्यवर्धन इधर वीरता का प्रदर्शन करते हुए हुणों के इस झंझावत को, हुणों के इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाकर वापस लौटता है। और वापस लौटता है तो क्या देखता है? बाप मर गया है। पिता के वियोग में माता यशोमती सती हो गई।
यानी कि मुखाग्नि देने का अधिकार किसे होता है? बड़े बेटे को। बड़े बेटे का इंतजार भी नहीं किया गया, आनंद फानंद में पिता की अंत्येष्टि कर दी गई, ठीक है। बड़े बेटे को बुलाने का प्रयास भी नहीं किया गया और माता भी सती हो गई। कौन लिखा है? बाणभट्ट ने। कहां लिखा है? हर्षचंद्र में। अब पता नहीं वास्तविकता क्या रही होगी, लेकिन बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। संदेह पैदा हो रहा है कि नहीं आप लोग के मन में? हो रहा है ना? कुछ शंका मन में आ रही है ना कि भाई के साथ गया तो पूरा क्यों नहीं गया, बीच में क्यों रुक गया, ठीक है। बाप के स्वास्थ्य का समाचार मिला तो भाई तक क्यों नहीं भेजा, अपने ही क्यों लौट आया। पिता मर गए तो बड़े भाई के आने का इंतजार क्यों नहीं किया, आनंद फानंद में पिता की अंत्येष्टि क्यों कर दी। और तो और पता नहीं माता सती होना चाहती भी थी अथवा नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी मर गई है। पता नहीं स्वाभाविक क्रम में मरी है या षड्यंत्र रच के मार दिया। ये सब शंका आ रही है ना मन में, पाले रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। जब हम लोग हर्षवर्धन के कैरेक्टर को असैसिनेट करेंगे, जब उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का, उसका मूल्यांकन करेंगे, तब ये बातें वहां पे काम देंगी, ठीक है। तो यशोवर्धन राज्यवर्धन वापस आता है तो क्या देखता है कि पिता की मृत्यु हो गई है और माता सती हो गई है। उसका मन बड़ा खिन्न होता, जाहिर सी बात है। जब कोई पितृभक्त बेटा या मातृभक्त बेटा अकस्मात घर पहुंचे और पता चले कि माई बाप दोनों मर गए कुछ दिन पहले में, उसको धक्का लगेगा, मेरे मैं तो था ही नहीं, मैं अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। उसे धक्का ये भी लगेगा कि मुझे बताया भी नहीं गया। उसे धक्का ये भी लगेगा कि मेरा इंतजार भी नहीं किया गया, ठीक है। तमाम धक्के पे धक्का बेचारे राज्यवर्धन के हृदय को लगा और उसका हृदय टूट गया और उसने कहा कि अब मैं राजपाट नहीं करूंगा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। संन्यास के लिए उद्धृत हुआ, संन्यास के लिए उन्मुख हुआ। कौन? राज्यवर्धन। ये कौन कह रहा है? बाणभट्ट। सब ध्यान में रखिएगा, ये कह कौन रहा है? बाणभट्ट। कि संन्यास के लिए राज्यवर्धन उन्मुख हुआ। लेकिन तभी एक दूसरा ड्रामा होता है, ठीक है। जब ये सारा प्रकरण चल रहा था राज दरबार में कि पिता मर गए हैं, माता सती हो गई है, मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़ के चले गए, मेरा हृदय राजकार्य से विरक्त हो गया, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। राज दरबार में जब इस प्रकार का प्रकरण चल रहा था, इस प्रकार का नाटक चल रहा था, तो एक नाटक और वहीं पे हुआ। एक और दूत आता है और ये दूत कहां से आता है? ये दूत आता है कन्नौज से। कन्नौज से राज्यवर्धन का क्या संबंध? उसकी बहन की शादी हुई है। कन्नौज के मौखरी राजवंश में मौखरियों के राजा ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ है। एक दूत जिसका नाम कहा जाता है कि संवादक था, वो वहां से आता है और राज दरबार में यह सूचना देता है कि जिस दिन राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उसी दिन देवगुप्त जैसे शासक ने या देवगुप्त नाम के शासक ने, देवगुप्त और शशांक जैसे शासकों ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है और ग्रहवर्मा को भी मार डाला। इतना ही नहीं, आपकी बहन राजश्री को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। बात समझ रहे हैं? अब कहा यह जाता है कि इस दूत की यह बात सुनकर राज्यवर्धन, जो थोड़े समय पहले संन्यास के लिए उद्धृत था, अब उसके तन बदन में आग लग जाती है। एक तो साला हम जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए और ऊपर से अभी तो हम अपने माँ बाप की मृत्यु से दुखी हैं ही, अब फिर एक भयंकर पहाड़ टूट पड़ा, बहनोइयों को मार दिया गया। बहन जो बड़ी प्रिय थी उसे कैद कर लिया गया, चौरांगना की भांति उसके हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी गई। तो कोई भी खुददार भाई होगा, उसका होगा ना कि आत्मा जो है एक बार उसको धिक्कारेगी कि ये क्या करने जा रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए। तुरंत राज्यवर्धन संन्यास की बात को अपने दिमाग से निकालता है, संन्यास जो लेने जा रहा था उसे पीछे छोड़ता है और आनंद फानंद में 10,000 अश्वारोहियों की एक सेना तैयार करता है और देवगुप्त और शशांक को दंडित करने के लिए कन्नौज निकलता है। ये कौन लिख रहा है? बाणभट्ट। किसका दरबारी कवि है? किसके खर्चे पे जी रहा है?
ठीक है। राज्यवर्धन अपने बहन और बहनोई या बहनोई के हत्यारे और बहन के विरुद्ध अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए निकलता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में देवगुप्त जैसे शासक का वध भी करता है, उसे पराजित करता है, उसे दंडित भी करता है। देवगुप्त और शशांक तो खैर भाग जाता है। शशांक कहाँ का राजा है? बंगाल का। ये देखिए, ये जो बंगाल कर्णस्वर्ण का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, शशांक यहाँ का शासक है, देवगुप्त का शासक है, मगध का शासक है। इन दोनों की सम्मिलित सेना ने कहां आक्रमण किया? कन्नौज पर। किसे मारा? गृहवर्मा को। और कन्नौज के जस्ट बगल में ये थानेश्वर है। थानेश्वर से चलकर कन्नौज आता है, देवगुप्त इत्यादि शासकों को पराजित करता है। शशांक आप पढ़ेंगे, आप हर्षचरित पढ़िए। हर्षचरित में बसखेड़ा अभिलेख में सीधे सीधे एक उल्लेख मिलता है राज्यवर्धन के इस अभियान का। आप पढ़ेंगे, राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्री देवगुप्तादया कृत्वा येन कशा प्रहार मुखे सर्वे समुख संयता उत्खाय दूषितो विजित्य वसुधाम कृत्वा नाम प्रजानाम प्रियम। और इसके बाद एक आउटलाइन और है, ठीक है। अर्थात राजा राज्यवर्धन ने देवगुप्त इत्यादि शासक जो उन्मत्त घोड़े की भांति व्यवहार कर रहे थे उन्हें दंडित किया, उन पर लगाम लगाई और उन्हें दंडित किया तथा मिथ्योपचार में फंसकर सत्य के अनुरोध में शत्रु के भवन में प्राण त्याग दिए। हुआ ये था कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो दंडित कर दिया, ठीक है, देवगुप्त को इस युद्ध में मार डाला, लेकिन स्वयं भी एक दुरभिसंधि का शिकार हो गया। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शशांक जो था वो बड़ा चालाक शासक था, बड़ा लोमड़ी जैसा शासक था, मक्कार टाइप का शासक था। उसने एक प्रस्ताव भेजा राज्यवर्धन के पास कि हम अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। राज्यवर्धन ने सोचा होगा चलो ठीक है, विवाह का विवाह भी हो जाएगा, शशांक जैसे मजबूत शासक का साथ भी मिल जाएगा और भविष्य में शशांक कभी भी न तो कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर पाएगा और न ही थानेश्वर के ऊपर आक्रमण कर पाएगा। यानी कि पूरी राजनीतिक सूझबूझ के साथ शशांक के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है राज्यवर्धन। लेकिन जब वो मीटिंग करने जाता है राज्यवर्धन शशांक के साथ, ठीक है, तो कहा जाता है कि धोखा देकर शशांक ने इस मीटिंग के बहाने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और शत्रु भवन में ही शशांक के ही सैन्य शिविर में राज्यवर्धन मारे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक कराए जाते हैं। 606 ईस्वी में इनका राज्यारोहण होता है और हर्षवर्धन का राज्यारोहण भी बड़ी विषम परिस्थितियों में होता है। आप देख ही रहे हैं, बाप मर गया है, माता सती हो गई है, बड़े भाई की शत्रुओं ने हत्या कर दी है, बहनोई की भी हत्या हो चुकी है, बहन कारागार में है और उम्र मात्र 16 साल है हर्षवर्धन की। 16 वर्ष की अवस्था में उसका राज्यारोहण हुआ है। तो एक 16-17 वर्ष के नवयुवक के सामने इतनी जटिल और इतनी कठिन परिस्थितियां हो तो उसके लिए वो बड़ा कठिन समय माना जाता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ था। बाणभट्ट में लिखा है चरित्र में कि सिंहासनारोहण के समय ऐसा लगता था कि कोई हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया। उसके मनोभाव, उसके मनोदशा का वर्णन करते हुए बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी जैसा प्रतीत हो रहा था। बहरहाल हर्षवर्धन का उत्साहवर्धन करता है उसका सेनापति सिंहनाद, अरे उठो, जो हुआ सो हुआ, राज्य का ग्रहण करो, सेना को मजबूत करो, अपने शत्रुओं का दमन करो, पिता और भाई और बहनोई के हत्यारों से बदला लो। ये तमाम तरीके का उत्साहवर्धन बातें उसके साथ करता है सेनापति सिंहनाद। और तब जाकर के हर्षवर्धन तैयार होता है राज्यारोहण के लिए और राज्यारोहण के समय यह प्रतिज्ञा करता है
कि यदि शीघ्र ही मैं अपने धनुष की चपलता से अपने सारे शत्रुओं का विनाश न कर दूं तो मैं जलती हुई आग में अपने आप को पतंगे की भांति समर्पित कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ वो सिंहासन पर बैठता है। कब? 606 में। तो सिंहासन पर बैठते ही हर्षवर्धन का पहला काम क्या होना चाहिए था? अपनी बहन को कारागार से छुड़वाना, ये पहला काम था। दूसरा, शशांक को दंडित करना, यानी कि जो उसके दुश्मन थे उनको दंडित करना, ये प्राइमरी मोटिव था ना, ये पहला काम उसको करना चाहिए था। हर्षवर्धन ने क्या किया आप देखेंगे 619-20 तक शशांक कर्ण सुवर्ण पर शासन कर रहा है। बंगाल के क्षेत्र में पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे प्रभावशालिता के साथ महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हुए शासन कर रहा है। 619-20 तक इसको दंडित नहीं कर पाया। पहली बात। दूसरी चीज, दंडित किया भी, ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन ने शशांक को छोड़ दिया। शशांक पर बाद में आक्रमण किया अपने मित्र की सहायता से। एक कामरूप का जो शासक है भास्कर वर्मा, वो हर्षवर्धन का मित्र था। तो एक तरफ भास्कर वर्मा की सेना और दूसरी तरफ हर्षवर्धन की सेना आगे बढ़ती है और दो तरफा आक्रमण करती है शशांक के ऊपर। शशांक इस युद्ध में पराजित होता है, लेकिन इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि इस युद्ध में पराजित होने के बाद हर्षवर्धन ने उसे व्यक्तिगत रूप से दंड दिया हो। पराजित होकर वो कहीं चला जाता है और शशांक का जो राज्य है वो आधा हर्षवर्धन ले लेता है और आधा भास्कर वर्मा ले लेता है। ये कौन सा दंड हुआ? राज्य विस्तार तो हुआ, बदला पूरा हुआ। अरे बदला लेना चाहता तो खोज के कहीं ना कहीं से मारता। जैसे इजराइल के विषय में आप लोग जानते हैं ना, इजराइल एक देश है। इजराइल देश के किसी एक नागरिक को मार के आप दुनिया के किसी कोने में छुप जाइए, खोज के मारेगा इजराइल। म्यूनिख ओलंपिक खेल हुआ, इजराइल के 11 खिलाड़ियों को वहां के आतंकवादी संगठन जो है फिलिस्तीन के, वो मार दिए। 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला अगले 20 साल तक इजराइल लेता रहा और खोज खोज के एक लोग को मारा। बदला लेना इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया? उसके बाद वो साम्राज्य विस्तार में लग गए। कहाँ गया शशांक, कहाँ गया फलाने, कहाँ गया ढिमकाने, कोई मतलब नहीं। ये देखकर कहीं ना कहीं यह आभासित होता है कि राज्यवर्धन की हत्या में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हर्षवर्धन का था। निष्कंटक राज्य पाने की अभिलाषा उसके मन में थी। वो राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। भारत में उत्तराधिकार का नियम कहता है कि राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता है। ऐसी स्थिति में प्रभाकर वर्धन का नैसर्गिक उत्तराधिकारी कौन था? राज्यवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन के रहते हर्षवर्धन राजा बन पाते, इस बात में संदेह था। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन शुरू से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था, ठीक है। ऐसा लगता है कि इन सारी गतिविधियों के पीछे परोक्ष रूप से हर्षवर्धन का हाथ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं था। मैं देखिए, हर्षवर्धन से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा है। ऐसा थोड़ा कि हमारा 2 बीघा खेत ले लिया, दे नहीं रहा है, उसको हम झूठे बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समकालीन परिस्थितियों का यदि आप आकलन करेंगे, सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं से हर्षवर्धन का हाथ भले ही कम हो, लेकिन लगता है कि इस हत्याकांड की षड्यंत्र में हर्षवर्धन का भी हाथ था। अरे भाई, वो तो संन्यास ले ही रहा था। जब आया, देखा पिता मर गए। अब पता नहीं पिता भी मरे कि मार डाला, क्योंकि दूध तो आया था सूचना लेके कि आपके पिता की तबियत खराब है ना। तबियत जैसे खराब होती है वैसे ठीक भी होती है, ठीक हो भी सकती है। लेकिन हर्षवर्धन के मन में आया होगा कि इस समय अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, भाई भी गया है फ्रंट पे, पता नहीं जीतेगा कि हारेगा, ठीक है, उठा दो, धीरे से खर्च कर दो।
एक संभावना बनती है, हम ये नहीं करेंगे ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। धीरे से पिता को खर्च कर दिया होगा, उसको डर होगा कि हमारा ये रात, हमारा ये षड्यंत्र हमारी माता जानती है, कहीं भाई के आने के बाद माता ना बता दे। माता को भी मार डाला गया और कह दिया गया भाई माता तो सती हो गई, पिता के वियोग में पिता के साथ चिता में जलकर मर गई। अब अरे भैया, सामान्य प्रजा वही देखती है जो राजा दिखाता है, ठीक है। राजमहलों के जो षड्यंत्र होते हैं वो इतने कमजोर षड्यंत्र नहीं होते हैं कि बड़े आसानी से प्रजा को पता लग जाए। कैकेयी ने जब मंथरा के साथ मिलकर प्लान बनाया तो क्या लोग जान नहीं गए होंगे? अगर इतना कमजोर रहा होता तो लोग जान नहीं गए होते कि ये प्लान बन रहा है, राजा को आगाह नहीं कर दिया गया होता, राजा को सचेत नहीं कर दिया गया होता। ये सब प्लान बड़े प्राइवेसी में बनते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं इस तरह के प्लान को। प्लान वही ज्यादा सक्सेस होते हैं जिन प्लान्स के विषय में कम से कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो माता भी रास्ते से खत्म हो गई, भाई संन्यास लेने के लिए प्रस्तुत है, वो तो जा ही रहा राजा छोड़ के, बनो ना शासक को। लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटका ये था कि कल को अगर हमारे भाई को सच्चाई का पता चले तो अपना संन्यास छोड़ के हमको दंडित कर देना आ जाए कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, हमको बाद में पता चला, फलनमा ने बताया, क्योंकि राज कभी ना कभी तो फाश होगा ही होगा, ठीक है। इस डर के नाते क्या किया गया, शशांक से बतियाया गया, मुझे ऐसा लगता है। शशांक से बतियाया गया, शशांक को चढ़ाया गया, शशांक और देवगुप्त की मित्रता कराई गई और कहा गया कि भाई राज्य तो बढ़ाना ही है ना, तो क्यों ना अपने घर में से राज्य बढ़ाएं। ग्रहवर्मा की भी कोई संतान नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर ग्रहवर्मा भी मरता है तो कन्नौज के मौखरियों का शक्तिशाली राज्य मिलेगा किसको? हम ही को मिलेगा, हर्षवर्धन को ही मिलेगा, और मिला भी। आगे चलकर आप हर्षवर्धन की उपलब्धियां पढ़ेंगे तो उसमें मिला भी। ग्रहवर्मा की भी हत्या करा दी, ठीक है। नाटक करके समाचार राज्यसभा में बुलवाया भी, एक बूथ को उसने बताया कि वहां 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 वहां, क्योंकि हर्षवर्धन को मालूम था कि अपने बहन बहनोई के विषय में ऐसा सुनेगा तो इसका खून खोलेगा और वहां चल देगा। हुआ भी वही। राज्यवर्धन जब ये समाचार सुना तो ग्रहवर्मा देवगुप्त और शशांक को दंडित करने के लिए चल पड़ा। वहां देवगुप्त को मारा भी, लेकिन शशांक को पहले से ही सारे प्लान्स का पता रहा होगा, ठीक है। हो सकता है राज्यवर्धन की सुरक्षा में लगे हुए कुछ कर्मचारी भी हर्षवर्धन के साथ, क्योंकि राजा जब एक जगह जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम जाती है। राज्यवर्धन की सुरक्षा में लगे हुए कुछ कर्मचारी भी हो सकता है हर्ष के साथ रहे, क्योंकि कहा गया है कि जिस समय राज्यवर्धन शशांक से मिलने गया उस समय उसके अंगरक्षकों ने उसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया और निशस्त्र स्थिति में शशांक के मिथ्योपचार में फंसकर निशस्त्र अवस्था में राज्यवर्धन उसके भवन चला गया। आप पढ़िए, लिखा हुआ है मिथ्योपचारोचित विश्वास मुक्त शस्त्र में काकिना, शस्त्र के बिना वो चला गया शशांक के साथ वार्ता करने के लिए, और वहां अवसर का लाभ उठाकर शशांक ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो अब राज्य का निष्कंटक हर्षवर्धन अब एकदम जम्मकोटी, कहते हैं ना आगे नाथ न पीछे पगहा, खा मका के भैली गदला, न कोई पूछने वाला है न कोई जांचने वाला है, कौन बचा? अब हम ही तो हम हैं, हम हैं खाली। इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उसके बाद करना प्रारंभ किया, और यही कारण है कि 1920 तक वो हर्षवर्धन ने शशांक को भी दंडित नहीं किया। अब इसके आगे का घटनाक्रम हम आपको बताना है, ठीक है। वो आप जो कह रही वो सही है। ये राज्यवर्धन हो गए, ठीक है, और ये हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण के समय की परिस्थितियां। अब आते हैं राज्यारूढ़ होने के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया। तो राज्यारूढ़ होने के बाद सबसे पहले उसने राजश्री को खोजने का कार्य किया, ठीक है, क्योंकि उसे पता चला कि राजश्री भी किसी तरह कन्नौज के बंधन गृह से निकलकर विंध्य के पर्वतों, विंध्य के जंगलों में चली गई, ठीक है, किसी तरह से बंधनगार से अपने आप को मुक्त करा करके, और सन्यासिनी
बनने के लिए वो विंध्य के जंगलों में चली गई है। आनंद फानन में हर्षवर्धन अपनी सेना तैयार करता है, विंध्य के जंगलों की तरफ निकलता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। संयोग से हर्षवर्धन के बचपन का एक मित्र था जिसका नाम था दिवाकर मित्र। वो बहुत भिक्षु बन चुका था। दिवाकर मित्र की सहायता से, दिवाकर मित्र बहुत विंध्य के जंगलों में ही निवास करता था, वहीं उसका आश्रम था। तो दिवाकर मित्र की सहायता से बड़ी मुश्किल से हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजता है, और वो एकदम अंतिम समय में बहन भी चिता सजा के तैयार रहती है अपने आप को जलाने के लिए, लेकिन अपनी बहन को खोजता है। वहां से समझा बुझाकर उसे कन्नौज ले जाता है, यानी कि उसकी राजधानी ले जाता है। और वहां जाने के बाद कन्नौज के मंत्री उससे आग्रह करते हैं हर्षवर्धन से कि हमारे राजा तो मर गए, राजा की कोई संतान भी नहीं है, इसलिए हमारे राज्य का राज्यभार भी क्यों नहीं आप देख ले रहे हैं। हर्षवर्धन चाहता भी यही रहा होगा, इसी उद्देश्य से हो सकता है अपने बहनों को मरवाया भी रहा हो। ठीक है, वहां भी नौटंकी करता है। हर्षवर्धन भी कम नौटंकी बात नहीं था, वहां भी नौटंकी करता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी बहन का राज्य कैसे ले सकता हूँ, यहाँ तो मेरी बहन की शादी हुई है, बहन के वहाँ पानी नहीं पिया जाता है, तमाम तरह की नौटंकी किया होगा। ठीक है, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के मंत्रियों के द्वारा, वहाँ की प्रजा के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर हर्षवर्धन ये कहता है कि ठीक है, यद्यपि कि राजकाज चलाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन मैं मना करके आपको का अहित भी नहीं करना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, गंगा किनारे बोधिसत्व की प्रतिमा है, मैं जाता हूँ, बोधिसत्व प्रतिमा से इजाजत मांगता हूँ। अगर बोधिसत्व प्रतिमा ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं यहाँ का राज्यभार भी ग्रहण कर लूँगा। अब गए होंगे, प्रतिमा के सामने रोए गए होंगे, कुछ जो करना होगा। प्रतिमा बोलेगी थोड़े कि जा शासन करा या फिर रह न करा, आए ठीक है, बोधिसत्व ने मुझे आज्ञा दे दी है, मैं आपके साम्राज्य की भी शासन व्यवस्था देखूंगा, लेकिन कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सिंहासन पर मेरी बहन ही बैठेगी, लेकिन आपके राज्य का, आपके साम्राज्य का शासन प्रबंधन मैं देखूंगा। यानी कि अपनी बहन राजश्री को काठ का उल्लू बना करके सिंहासन पर बैठा दिया, और पूरा का पूरा वह कन्नौज के मौखरियों का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को भी एक तरीके से ऑक्युपाई कर लिया हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्ष की उपलब्धियों में गिनाया जाता है कि हर्ष की उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। कई राज्यों पर उसने आक्रमण किया, कई शासकों को पराजित किया। हर्ष की उपलब्धियों का जो क्रम विवरण हमें मिलता है वो बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलता है, लेकिन यहाँ बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों का जो विवरण है वो कालक्रम की दृष्टि से ठीक नहीं है। यानी कि कालक्रम का उल्लेख बाणभट्ट ने नहीं किया है कि पहले किस राज्य पर आक्रमण किया, बाद में किस राज्य पर आक्रमण किया, बाद में किस राज्य पर आक्रमण किया, इसका उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित में नहीं मिलता है। इस क्रम में हम देख सकते हैं हर्ष और शशांक का युद्ध, जो कि 1920 के बाद, 620 के बाद कभी हुआ होगा, क्योंकि 620 तक हम देखते हैं कि हर्षवर्धन, क्या नाम है इसका, शशांक का गंजाम अभिलेख हम देखते हैं जो 619 ईस्वी में उनकी कराया गया था, जिसमें हर्ष शशांक को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। यानी कि 619-20 तक शशांक पूरी प्रबलता के साथ गौड़ क्षेत्र पर, कर्ण सुवर्ण पर या बंगाल के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। 620 के बाद कभी युद्ध हुआ हो हर्षवर्धन का शशांक के साथ, तो हर्षवर्धन इस युद्ध में विजयी रहा। वो भी तब जब भास्कर प्रथा ने दूसरे तरफ से हर्षवर्धन की सहायता की। दोनों राजाओं ने 2 दिशाओं से सम्मिलित अभियान संपादित किया शशांक के ऊपर। शशांक पराजित हुआ और शशांक के राज्य को हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा ने आधा आधा बांट दिया। इसके बाद हर्षवर्धन का अगला आक्रमण होता है वल्लभी के क्षेत्र पर। ठीक है, वल्लभी का क्षेत्र आप जानते हैं, गुजरात का उत्तरी हिस्सा वल्लभी का क्षेत्र कहलाता था। वल्लभी का शासक उस समय था ध्रुवसेन प्रथम या द्वितीय, एक बार देख लीजिएगा आपको किताबों में से, या फिर मैं बता दे रहा हूं। उस समय वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण होता है हर्षवर्धन का। बड़ी आसानी के साथ हर्षवर्धन ध्रुवसेन को पराजित करता है। पराजित होने के बाद ध्रुवसेन भागकर अपना राज्यपाट छोड़कर, पराजित हो गया है तो
भाग गया और भाग के कहां गया? दक्षिण। ये गुजरात या गुर्जर क्षेत्र का जो शासक है उस समय उसका नाम था दत्त द्वितीय। दत्त द्वितीय के शरण में भाग जाता है। दत्त द्वितीय कहां का शासक है? गुजरात का शासक है, गुर्जर क्षेत्र का शासक है, वहां भाग जाता है। अब दत्त द्वितीय भी बहुत मजबूत शासक नहीं है। ये गुर्जर क्षेत्र का जो राजा है दत्त द्वितीय, उसका राज्य बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 जिलों के बराबर उसका राज्य था, सैन्य शक्ति बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन दत्त द्वितीय चुनौती देता है हर्षवर्धन को। अब आप सोचेंगे कि चूहा बिल्ली को चुनौती दे रहा है, ठीक है, छोटकू पहलवान तगड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है, यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। अभी तो ताजा ताजा युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन और रूस का। यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। रूस इतना बड़ा, सैन्य शक्ति के मामले में यूक्रेन का बाप का बाप 20 गुना ज्यादा मजबूत, छोटा सा पितली सा देश यूक्रेन, सैन्य शक्ति में उससे बहुत कमजोर है। लेकिन अगर यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है तो किसी के बल पे दे रहा होगा, किसी दूसरे की ताकत पे दे रहा होगा, नाटो की ताकत पर, अमेरिका की ताकत पर, है ना। उसी तरीके से दत्त द्वितीय जो है वो हर्षवर्धन को चुनौती देता है। हर्षवर्धन प्रस्ताव रखता है कि ध्रुवसेन द्वितीय हमारे द्वारा पराजित किया जा चुका है, आपके वहां शरण इसने ली है, आप अपने वहां से इसे भगा दीजिए। लेकिन दत्त द्वितीय यह प्रस्ताव नहीं मानता है और चुनौती देता है हर्षवर्धन को कि हिम्मत है तो आकर के ध्रुवसेन को ले जाइए। किसके बल पर, प्रश्न ये उठता है कि किसके बल पर दत्त द्वितीय यह कार्य कर रहा था, क्योंकि उसकी सेना भी बहुत छोटी थी, उसका राज्य भी बहुत छोटा था। तो दत्त द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव के अंतर्गत था। ये देखिए, ये पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य है और दत्त द्वितीय ठीक इसके बगलिए में है। ये गुजरात है ना, ये गुजरात और ये पूरा का पूरा हिस्सा पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय से नजदीक है। पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की सीमा से दत्त द्वितीय के साम्राज्य की सीमा मिल रही है, दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध था और पुलकेशिन द्वितीय के बल पर उछल रहा था दत्त द्वितीय, ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारे साथ कौन है, ठीक है। हर्षवर्धन भी ये जानता था कि इस स्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि हमको चुनौती दे, लेकिन जिसके बल पर ये उछल रहा है हम उसको भी दंडित करेंगे और इसको भी दंडित करेंगे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया, गुर्जर क्षेत्र पर आक्रमण किया, दत्त द्वितीय को पराजित किया और भेद नीति का अनुसरण करते हुए, नहीं, पहले पराजित किया दत्त द्वितीय को, और दत्त द्वितीय को पराजित कैसे किया? इस पर आक्रमण करने के पहले हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन को गुप्त संदेश भेजा कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं, हमारे संबंधी बन जाओ, छोड़ो उन सबों के साथ क्या लगा हुआ है। और तुरंत ध्रुवसेन उसकी यहाँ से ट्वीट करता है और किसके पक्ष में हो जाता है? हर्ष के। तब हर्षवर्धन आक्रमण करता है दत्त द्वितीय पर, दत्त द्वितीय को भी पराजित करता है। अब दत्त द्वितीय पर आक्रमण करना और इसी के साथ लाट और मालवा क्षेत्र के शासकों को भी दंडित करना। लाट का क्षेत्र भी ये आपका, ये जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लाट का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को भी विजित करता है, गुर्जरों को तो पराजित करता ही है, दत्त द्वितीय को तो पराजित करता ही है, लाट क्षेत्र पर भी आक्रमण करता है। मालवा का वह क्षेत्र जो कभी प्रभाकर वर्धन के समय हर्षवर्धन के वर्धन वंश के साम्राज्य में मिला दिया गया था, लेकिन जब वर्धन वंश में इस प्रकार के घटनाक्रम हुए, प्रभाकर वर्धन मर गया, राज्यवर्धन मर गया, वर्धन वंश पर तो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया, तो माना यह जाता है कि मालवा का क्षेत्र अपने आप को पुनः स्वतंत्र करा दिया था, ठीक है। तो इस क्षेत्र को पुनः अपने साम्राज्य का अंग बनाने के लिए गुर्जर क्षेत्र के साथ साथ लाट और मालवा के क्षेत्र पर भी आक्रमण करता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति को खुली चुनौती देता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्षेत्र लाट, मालव, गुर्जर, ये सारे क्षेत्र किसके प्रभाव में थे? पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में थे, पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में थे और इन पर आक्रमण किया था हर्षवर्धन ने। जैसे अब मान लीजिए तुम मेरे चेले हो, तुम भी मेरे चेले हो और किसी दूसरे ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया या तुमको मार दिया, तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, होता है ना।
फ्रेंड्स में यही तो होता है, 4 लोग दोस्त हैं, किसी एक दोस्त को किसी ने मार दिया तो उससे बदला लेने के बाकी तीनों भी चल रहे, चल कैसे मतलब होके देखा ताड़ी होता है। ये लाट, मालव और गुर्जर क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में थे, क्योंकि इनके राज्यों की सीमाएं पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की सीमा से मिल रही थी। और इन लोगों पर आक्रमण किसने किया? हर्षवर्धन। तो जाहिर सी बात है, लाट, मालव और गुर्जर क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने इसे अपनी अधिसत्ता के लिए खुली चुनौती मानी। और क्या हुआ? युद्ध हुआ। जैसा कि कल राहुल ने बताया, हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर के विंध्य जंगल को पार किया, नर्मदा नदी को पार किया और उसके बाद सतपुड़ा रेंज की जो पहाड़ियां हैं, इतना पार करके जब आएंगे तब आप पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में घुस पाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन इधर से आया, ये जंगल पार करता है, पर्वत पार करता है, नदी पार करता है, ये भी पर्वत पार कर रहा है। आते आते उसकी सेना थक गई होगी संभवतः, और जब पुलकेशिन द्वितीय को पता चला कि अपनी सेना के साथ हर्षवर्धन निकल चुका है हमसे युद्ध करने के लिए, उसने अपनी सारी सेना अपने फ्रंट पर लगाई। आओगे तो कहां आओगे? यही ना आओगे लड़ने? आओ, हम बहिलवस हैं। देखिए, युद्ध का एक बड़ा मजबूत पक्ष होता है कि युद्ध अगर आप हमारी भूमि पर लड़ रहे हैं तो हम एडवांटेज में रहेंगे। हम किसी दूसरे जगह जाकर युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो एडवांटेज जिस जगह पे हम युद्ध कर रहे हैं उन लोगों को मिलता है। समझ रहे हैं? अब जैसे कोई आपके घर में घुस आया आपको मारने के लिए लाठी से, वो आपके घर में कभी ना आया हो और घर में घुस गया, वो तो नहीं ना जानेगा कि बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है। अंधेरा अगर हो तो कैसे जानेगा कि बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, स्टोर कहाँ है, ये नहीं जानेगा। अंधेरे में लाठी लेके इसे घूम रहा है कि उंगली मारी। आपको तो सब पता है कि हमारे घर में लैट्रिन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। एक हल्की सी आहट पाएंगे और आप आंख बंद करके भी जाकर उसको मार सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर की भौगोलिक चौहद्दी से परिचित है, वो नहीं परिचित है। इसलिए आक्रमणकारी जो होता है उसके लिए युद्ध जीतना हमेशा कठिन होता है, बनस्पत इसके कि जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है वो जीत जाए, उसकी संभावना ज्यादा होती है। ठीक है ना? हर्षवर्धन अपनी राजधानी से दूर अपनी सेना के साथ इस फ्रंट पर आया, नर्मदा नदी को पार किया। नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय की सेना पहले से विद्यमान थी और इन दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच होने वाले इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई और इस बात की सूचना हमें कहां से मिलती है, किस साक्ष्य से? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख लिखा किसने? ऐहोल अभिलेख का लेखक है रविकीर्ति। नोट कर लीजिए, अक्सर पूछता है। रविकीर्ति द्वारा लिखे गए ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध की चर्चा करते हुए रविकीर्ति ने लिखा है, घंटे लग गई, उसने लिखा है, अपरिमित विभूति स्थित सामंत सेना मुकुटमणि मयूरभक्रांत पादा रविंद्र युद्ध पतित गजेंद्रानीक विभत्स भूतो भय विकृत हर्षो येन चकारी हर्ष। और इसी के आगे लिखता है, समर संसक्त सकलोत्तरा पथेश्वर श्री हर्षवर्धन पराजयोपलब्ध परमेश्वरा पर नाम थे श्री वल्लभो महाराज। अर्थात हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो स्पष्ट रूप से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच होने वाले इस युद्ध में विजय पुलकेशिन द्वितीय की हुई, पराजित हुए हर्षवर्धन, और इस पराजय के बावजूद भी हर्षवर्धन की साम्राज्य सीमा में कोई कमी नहीं आई। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, हर्षवर्धन पराजित हो गया, इसके बावजूद हर्षवर्धन का जो
साम्राज्य था वो यथावत बना रहा, उसमें से कोई हिस्सा इधर उधर नहीं हुआ। कैसे? आक्रमणकारी की स्थिति में गया था हर्षवर्धन, तो आक्रमणकारी अगर युद्ध हार जाता है तो वो सेफली बैक आ जाता है अपने राज्य में। लेकिन अगर वही जीत गया होता तो हर्षवर्धन के साम्राज्य पर प्रभाव पड़ता, उसका साम्राज्य